based on and VSCPR theory कुछ हमने कर लिए थे. I was asking you, have you got this assignment? Okay. चलो. So first question is, what is valence bond approach for the formation of covalent bonds? Valence bond approach क्या कहती है? देखो, ये कहता है कि अगर आपको H2 का मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है? मैं आपको म्यूट कर देती हूँ. वैसे तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ी सी फिर भी बीच में डिस्टर्बेंस होती है. जब जरूरत होगी तब मैं आपको बोल दूँ. ओके. सो H2 का मॉलिक्यूल बनना है तो हाइड्रोजन कैसे होता है? सेंटर में न्यूक्लियस होता है और एक इलेक्ट्रॉन उसकी शेल में. ठीक है, यहाँ पर ये दूसरा वाला हाइड्रोजन एटम. दो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन करेंगे मॉलिक्यूल बनाने के लिए. अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड अप्रोच, ये कहता है कि जो लास्ट शेल, अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही शेल है, कि लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरैक्ट करते हैं और फिर डिसाइड होता है कि अच्छा रिपल्शन ज्यादा है या अट्रैक्शन ज्यादा है. तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है वो जीत जाएगी. मतलब अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो दोनों हाइड्रोजन आपस में ज्वाइन करके H2 बना लेंगे, और अगर रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो वो बॉन्ड नहीं बना पाएंगे. तो इसमें जब ये दोनों आपस में अप्रोच करेंगे तो ये वाला न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्शन शो करेंगे और ये दोनों न्यूक्लियस आपस में रिपल्शन शो करेंगे. तो ये आपकी रिपल्सिव इंटरैक्शन हो गई और ये पिंक वाली अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गई. तो इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वो रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा होता है, इसीलिए ये दोनों एटम्स आपस में कंबाइन करके H2 मॉलिक्यूल बना देते हैं. ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव से ज्यादा होगा वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स का. तो वेलेंस बॉन्ड अप्रोच ये है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए. ऐसे ही अगर हम हीलियम का मॉलिक्यूल लेते हैं तो हीलियम के लिए क्या होगा? हीलियम में उसके पास लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये एक एटम हो गया हीलियम का, ये दूसरा एटम हो गया हीलियम का. ठीक है, अब अगर इसमें हम बात करें अट्रैक्टिव फोर्सेस की, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और इसको अट्रैक्ट करेगा. तो टोटल 1 2 3 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गई. ठीक है, और अगर हम बात करें रिपल्सिव फोर्सेस की, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और ये इसको भी रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको भी रिपेल करेगा. 4 रिपल्शन हो गई और एक ये दोनों न्यूक्लियस की सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर. ठीक है, तो ये 5 रिपल्सिव फोर्सेस हो गई. 1 2, ये हमने बनाई थी 3, ये 4 और ये 5. तो इसमें 5 रिपल्सिव फोर्सेस हो गई और 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गई. ठीक है, सेम चार्ज रिपेल करता है, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है. ठीक है, तो एक का न्यूक्लियस दोनों दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरे का पहले के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, और आपस में इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे हैं और न्यूक्लियस भी रिपेल कर रहे हैं. तो क्योंकि यहाँ रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अट्रैक्टिव फोर्सेस से ज्यादा है, इसीलिए दो हीलियम एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा है. तो ये वैलेंस बॉन्ड अप्रोच थी. और एक ग्राफ सा भी दिया हुआ है आपकी बुक में कि जब तो ये एलिमेंट्स दूर दूर होते हैं तो अनस्टेबल मतलब अनबॉन्डेड होंगे, तो इसकी हाई एनर्जी होती है. जैसे ही ये क्लोज आते हैं बॉन्डिंग के लिए तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ने लगती हैं और स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है. मिनिमम एनर्जी पे मतलब वो बॉन्ड बना चुका है, लेकिन हर किसी एटम का आपस में अप्रोच करने का एक मिनिमम डिस्टेंस होता है, उससे आगे वो
न्यूक्लियस ही एक दूसरे के रिपेल्शन शुरू कर देते हैं, मतलब इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करना शुरू कर देगा अगर और ज्यादा ओवरलैपिंग की कोशिश करोगे तो फिर से वो अनस्टेबल हो जाता है और एनर्जी बढ़ने लग जाती है। तो ये है वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो अप्रोच का हो सकता है, जितने मैक्सिमम क्लोजनेस उन दोनों एटम्स में हो सकती है, उस वक्त मिनिमम एनर्जी या मैक्सिमम स्टेबिलिटी इस मॉलिक्यूल को मिल जाती है। मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम एनर्जी। ठीक है, तो ये है वैलेंस बॉन्ड अप्रोच कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी इंटरैक्शंस आपस में कैसी है जब दो एटम्स आपस में क्लोज आते हैं। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है दे विल मेक बॉन्ड, अगर रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है दे विल नॉट बॉन्ड विद ईच अदर, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता कि सिग्मा और पाई में से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है और क्यों। ठीक है, अब देखो सिग्मा बॉन्ड तीन तरह से बनता है। जब दो एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तब बनता है। ये पी जेड एक्सिस के अक्रॉस ये बॉन्डिंग है। पी जेड एक्सिस मतलब जैसे हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो हम यहाँ लिखते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ये पी जेड इस वाली एक्सिस में जब हम इन चीजों को कंबाइन करते हैं तब ये बॉन्ड बनता है। तो एक एस ऑर्बिटल और दूसरा एस ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। यही एस ऑर्बिटल जेड एक्सिस में, नॉट पीजेड पर सिर्फ जेड एक्सिस, ये पीजेड ऑर्बिटल हो सकता है जो कि एस ऑर्बिटल के साथ मिलकर सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और थर्ड, जब एक पीजेड ऑर्बिटल दूसरे पीजेड ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करता है तब ये सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, पीजेड पीजेड। ठीक है, तो ये सारा जो तीन तरह के सिग्मा बॉन्ड हमने बनाए हैं वो सब जेड एक्सिस में है। ठीक है, जिसको एक्सिस का सिग्निफिकेंस समझना है वो ये समझो कि जरूरी नहीं है कि एस के साथ पीजेड ऑर्बिटल ही सिग्मा बनाएगा, लेकिन z एक्सिस में pz ऑर्बिटल सिग्मा बनाएगा, y एक्सिस में py उसके साथ सिग्मा बना सकता है और x एक्सिस में px। पर हमें जो एनसीईआरटी में दिया है वो pz के साथ इसलिए दिया है क्योंकि एक्सिस जो है वो z वाली कंसिडर की है ओवरलैपिंग के लिए। ठीक है, तो z एक्सिस में pz सिग्मा, ये तीनों सिग्मा बनाते हैं और ये हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं। हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या, मान लो जैसे आपके दोनों हैंड्स हैं, अगर आपने इनको ऐसे रखा है, साइड साइड से रखा है, तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई कि साइड से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैंने पूरा ऐसे इसको लॉक कर दिया दोनों हाथों को, देखो कितना मुश्किल होगा। ऐसे किसी ने लॉक किए हुए हो हाथ, उनको खोलना मुश्किल होगा। पूरा मैंने ये फिंगर्स को ऐसे एक दूसरे के बीच में डाला है। ठीक है, ये हो गई हेड ऑन ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। लेकिन अगर मैंने सिर्फ अपने हाथ को ऐसे ही रखा है तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, आराम से कोई भी मेरे हाथ ऐसे हटा सकता है। लेकिन लॉक कर दिए, सिग्मा बॉन्ड बना दिया तो मेरे हाथ को हटाना मुश्किल होगा। तो वैसे ही ओवरलैपिंग होती है, एस और एस, एस और पीजेड और पीजेड और पीजेड में जेड एक्सिस में सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन पाई बॉन्ड के लिए साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, लेकिन एक्सिस सेम होनी चाहिए। जैसे हमने एल्काइन का पिछली बार किया था, तो हमने मतलब दो ऑर्बिटल सेम कलर के इस साइड को बनाए थे, फिर दो इस साइड को बनाए थे। वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं साइड्स, वो एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं कि एक अगर एक्स एक्सिस में तो दूसरा वाई एक्सिस में। ठीक है, लेकिन एक्स एक्सिस वाला एक्स एक्सिस वाले के साथ ही पाई बॉन्ड बनाता है, मतलब इधर को अगर आपने कोई ऑर्बिटल टिल्ट किया है तो वो इसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, सेम एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर इस साइड को बनाया है तो वो इसी साइड वाले के साथ पाई बॉन्ड, साइडवेज ओवरलैपिंग इसमें होगी। पी एक्स और पी वाई पी एक्स आपस में पाई बॉन्ड बनाता है और पी वाई आपस में। ठीक है, ये फिर से अभी एक और क्वेश्चन आएगा तब मैं फिर से बना के दिखाऊंगी ज्यादा डिटेल।
ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है कौन, इसमें तो सीधे पूछे क्यों है स्ट्रॉन्ग और कौन है स्ट्रॉन्ग, तो आपके पास आ गया कि ये सिग्मा वाले स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि इसमें हो रही है हेड ऑन ओवरलैपिंग, राइट, एंड पाई वाले वीक हैं क्योंकि इसमें हो रही है साइडवेज ओवरलैपिंग, साइड साइड से ही जो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर इधर घूमता रहता है, प्रॉपर एक जगह जुड़े हुए नहीं है, एक जगह नहीं, वो घूम ही जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर है व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज इन्वॉल्व इन SF6। अच्छा चलो, अभी मेरे को कौन बताएगा, रेज योर हैंड जिसको पता है SF6 की हाइब्रिडाइजेशन, रेज योर हैंड्स। अब तो मुझे आपके चेहरे भी ऐसे क्लास में नहीं दिखते थे, ऑनलाइन क्लासेस में मुझे चेहरे भी याद है जो वीडियो ऑन करके एटलीस्ट मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे थे, उनमें से तो कोई बताएगा, बोलो गर्ल्स। SF6 हाइब्रिडाइजेशन शेप पता है, किसको आती है बेटे, यू कैन रेज योर हैंड्स प्लीज, यस, बोलो किसको आती है, ये तो बता सकते हो जिसको आता है, किस किस को आता है SF6 का, गुड, ठीक है, इससे ही थोड़ी सी तो चली होती है, एटलीस्ट ये तो बता दिया करो कि आता है, ठीक है। देखो SF6 में 6 बॉन्ड्स हैं, 6 बॉन्ड्स के लिए हमेशा आपने सेम ये से फिक्स रख लेना है, 6 के लिए क्रॉस लगा के एक लाइन बीच में से कट कर देनी है, ठीक है, एक्स लिख के फिर यहाँ पर कट लगा देना है, टोटल 6 बॉन्ड्स, ये आपका पूरा ऐसे स्क्वायर फॉर्म में होता है, और ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, वैसे इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है। अब सल्फर में 6 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो वैसे सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s में 2 एंड 3p में 4, ठीक है, लेकिन इससे तो आपके पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसने 2 बॉन्ड थोड़े ना बनाने, इसने 6 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवा देता है, और जंप करवाएगा जब S वाला और P वाला, तो उसके D ऑर्बिटल में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, और उसके पास 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब जिस जिस ऑर्बिटल में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गया है, SP3 और D2, एक S 3P और 2D, यही हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है, ठीक है। एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, देखना है कितने उसने बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है, जितने बॉन्ड बनाने हैं उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो वो जंप कराएगा। सेम शेल में एक सब शेल खाली पड़ी है, जिसकी वजह से वो आराम से इलेक्ट्रॉन्स को वहां जंप करा के 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बना सकता है, 6 बॉन्ड्स बना सकता है, और जिस जिस सब शेल में वो इलेक्ट्रॉन होगा वो हाइब्रिडाइजेशन उसकी बन जाएगी। अब 6 ऑर्बिटल्स को मिक्स किया होगा, तो सबकी शेप इस तरीके से एक छोटा लोब और एक बड़ा लोब बन जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं लोब्स को आप यहाँ, छोटा लोब नीचे बड़ा लोब ऊपर, फिर बड़े लोब में इसका छोटा लोब पूरा ऐसे, जैसे मैंने बताया ना, ऐसे पूरा हाइब्रिडाइजेशन में भी पूरा ऐसे लॉक हो जाएगा, एक का लोब दूसरे वाले के अंदर पूरा ऐसे लॉक हो जाता है। फिर यहाँ पर ये इधर को बनाया, इसका छोटा लोब इसमें, यहाँ पर ये ऐसे बनाया, इसका छोटा लोब इसमें, तो ये सल्फर बन गया, राइट। और जो आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन का भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो P में ही आता है, तो जब फ्लोरीन के साथ इसको बॉन्ड बनाओगे तो ये 6 फ्लोरीन्स आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इसका इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर सकते हो। ड्रॉ करने को अगर आता है तो पूरा ऐसे ऑर्बिटल ड्रॉ करने की जरूरत है, अदरवाइज ऐसे कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, प्रॉपर ऐसे पूरा आपको अगर लिखने को बोला है क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग यू हैव टू सी,
अगर आपको प्रॉपर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आया है तो पहले सल्फर का एटॉमिक नंबर लिखो, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है। जैसे इसके पहले ये पूरी प्रॉपर ऐसे बनते कि नियॉन है और नियॉन के बाद आपके पास 3s2 3p4 है, ठीक है। फिर आप इसको ऑर्बिटल में ड्रॉ करके भी बता सकते हो ताकि आपको क्लियर हो जाए कि देखो ये तो दो ही अनपेयर्ड हैं, तो हमें इसे एक्साइटेड स्टेट में लेके जाने की जरूरत है। तो हमने फिर इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके गए। अब जो भी ऑर्बिटल बना रहे हो उसका नाम भी लिखो, लेबलिंग के बिना इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पूरा फिर लेबलिंग के बिना फिर वो टीचर खुद थोड़े ना गैस करेगा, फिर मार्क्स नहीं मिलते, बच्चे बोलते हैं हमने तो लिखा था टीचर ने मार्क्स नहीं दिए। आप लिख रहे हो तो प्रॉपर ऐसे लिखो कि टीचर को पता चले आपको आता है। ऐसा आप मत सोचा करो कि हमें पता है टीचर को आता है तो वो खुद समझ जाएंगे, नहीं, आपका यहाँ पर लिख के जो आप एक्सप्रेस करोगे उसी के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो अभी यू हैव 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद आप इसमें लिख दो कि ये 6 ऑर्बिटल्स जो है वो हाइब्रिडाइज कर रहे हैं टू गिव क्या, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और ऐसे प्रॉपर जैसे मैंने बताया आपको बनाना है तो आप अलग से 6 बनाओ, नहीं तो यहाँ पर फिर आप इसके हाइब्रिडाइजेशन ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। और ये इसका इलेक्ट्रॉन एक एक, और फिर उसके बाद फ्लोरीन का, ठीक है, फ्लोरीन के एक एक ऑर्बिटल इधर लगा दो। इसका अनहाइब्रिडाइज्ड है ये फ्लोरीन का ऑर्बिटल, पूरा डंबल शेप आपको बनाना है। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सेंट्रल एटम की होती है, तो दिस इज द वे टू प्रेजेंट, ठीक है। उसमें भी आप थ्योरेटिकल थोड़ा सा जो जो आपने किया उसको थ्योरेटिकली आप ऐड करोगे, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay, out of p orbital and sp hybridized orbital which has greater directional character and y. पहली बात क्या है डायरेक्शनल कैरेक्टर? डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है बेटा कि ये जो हमने VSEPR में शेप्स की ना, हमने ये शेप्स यही बताने के लिए की कि कौन सा बॉन्ड किस तरफ है, ठीक है। क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे आप NaCl बनाते हो तो आप सीधा ऐसा लिखते हो ना, ये Na ये Cl, ठीक है। कोई इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन थोड़े ना है। MgCl2 बनाते हो तो ऐसा होना कि जी एक Cl इधर होगा एक Cl इधर होगा, या एक Cl इधर होगा एक इधर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं जो भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे, ग्रुप 1 ग्रुप 17, ये सब ये नॉन डायरेक्शनल है, कोई शेप्स नहीं है। शेप्स का मतलब है कि वो किधर को बनाना है, हमने बॉन्ड कौन सी डायरेक्शन में बनाना है। कि जैसे हमें पता है कि अगर लीनियर बनाना है तो जी ऐसे बनाना है, 3 बनाने हैं तो ऐसे बनाना है, 4 बनाने हैं तो ऐसे बनाना है, 5 बनाने हैं तो ऐसे बनाना है, 6 बनाना है तो ऐसे बनाना है, ठीक है। 7 बनाना है तो ऐसे बनाना है, ठीक है। ये सारी शेप्स हैं, ये डायरेक्शंस प्रेजेंट कर रही हैं, राइट। तो अब ये सारे हाइब्रिडाइजेशन में भी आते हैं। तो इसने पूछा p ऑर्बिटल और sp ऑर्बिटल में ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर किसका है। तो ये जो डायरेक्शन शेप्स में हम बना रहे हैं ये हम हाइब्रिड ऑर्बिटल की बना रहे हैं, और p और sp में से sp जो है वो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, p तो पूरा हुआ डंबल शेप, sp बना s और p की वजह से। जब दो हाइब्रिड होगी चीजें तो वो शेप्स बताएंगी प्रॉपर कि sp हाइब्रिडाइजेशन तो ये फॉलो करती है, sp2 ये वाली शेप, sp3 ये, sp3d, sp3d2, sp3d3, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा कि जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है दे शो ग्रेटर डायरेक्शनल कैरेक्टर, ठीक है। और why? Because they undergo hybridization, ठीक है, because they undergo hybridization,
right? This is the reason. Then give correct decreasing order of CH bond lengths in the molecule of C2H6, C2H4 and C2H2. C2H6, C2H4, C2H2. किसको पता है बॉन्ड लेंथ? रेज योर हैंड्स. किसकी ज्यादा है, किसकी कम है? पता है किसी को भी? हाँ जी गर्ल्स, बॉयज भी बता सकते हैं. किसको पता है? रेज योर हैंड्स फटाफट. मैम प्लीज हेल्प मी टू यू नो टेक आउट द आंसर. वो अदरवाइज वो बोलते नहीं है कुछ भी. तो कुड आंसर. +1 नॉन मेडिकल बेटा. नहीं बताना. चलो फिर सुनो. देखो बॉन्ड लेंथ पहले तो मैं बताती हूँ कैसे वेरी करती है, फिर मैं बताती हूँ क्यों ऐसे वेरी करती है. ठीक है, तो पहले तो याद रखो सिंगल बॉन्ड लॉन्गेस्ट है, डबल बॉन्ड उससे छोटी है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा है. ठीक है. हाँ जी अनम्यूट किया है, कुछ बताना चाहता है कोई? हाँ जी बोलो. 11th मेडिकल वालों ने अनम्यूट किया है. Do you want to tell something? Ma'am, one student wants to answer. Okay, please come. When the length of single bond is more greater than triple bond. Greater than double bond. Can you give me the reason? नहीं. ठीक है. ओके. अच्छा सोच सकते हो वैसे रीजन सोच सकते हो. ये आपके सामने सिंगल डबल ट्रिपल बना हुआ है. सोच सकते हो क्या होगा ऐसे ट्रिपल बॉन्ड में. अच्छा पहले ये बताओ बॉन्ड होता क्या है ये पता है? मैं आपको हिंट दे रही हूँ, कोई बात नहीं आएगा तो इट्स ओके. मैंने तो बताना है. आप बता सकते हो बॉन्ड होता क्या है वैसे? क्या चीज होती है बॉन्ड? फोर्स होती है. ठीक है, तो इसका क्या मतलब? जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा फोर्स होगी. कौन सी फोर्स है? अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है? अट्रैक्टिव फोर्स है. तो बस कि जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा अट्रैक्टेड फोर्स होगी, तो उतने ज्यादा एटम्स क्लोज आएंगे. तो एटम की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो हम देखते हैं कि अच्छा डिस्टेंस कितना है. तो अगर एटम्स और क्लोज आते गए ज्यादा बॉन्ड बनने की वजह से, तो वो बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाएगी. ठीक है, बैठो. वेरी गुड. चलो अब देखो, ये ज्यादा बॉन्ड बनने से ये बात क्लियर हुई कि जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतने कम बॉन्ड लेंथ होती जाएगी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होती है बॉन्ड. तो अट्रैक्शन अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी. अब हमने इसका, मैंने आपको कहा था मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन ड्रॉ करके दिखाऊंगी, ताकि पिछली क्लास अगर किसी ने अटेंड ना की हो या फिर नहीं पता चला हो तो वो पता चल जाए. ठीक है, तो एल्केन में क्या था? ये आपके, मैंने आपको बोला ये टेट्राहेड्रल. कार्बन अपनी शेप नहीं छोड़ेगा. ये सब कोवलेंट बॉन्ड है, तो कोवलेंट बॉन्ड कभी अपनी शेप नहीं छोड़ेगा. ठीक है, वो जो शेप उसको शो करनी है वही शो करता है. तो ये टेट्राहेड्रल शेप है. एक कार्बन के पास जब 4 सिंगल बॉन्ड्स होंगे तो वो टेट्राहेड्रल शेप ही बनाएगा. अब इसमें सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, अगेन पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं होती है, तो इसकी शेप सिग्मा बॉन्ड्स पे ही डिपेंड करेगी. तो इसके 3 सिग्मा, क्योंकि 3 सिग्मा है, 3 वाली शेप ट्राइगोनल प्लेनर होती है. तो लुक एट दिस, एक ये ट्राइंगल बना रहा है हर एक कार्बन, और हर एक कार्बन की अपनी अलग हाइब्रिडाइजेशन. अलग इन द सेंस कि उसकी इंडिविजुअल होगी, वो दूसरे की हाइब्रिडाइजेशन उस पर नहीं चलेगी. वो अपना बॉन्ड देख के बताएगा कि अच्छा मेरे पास इतने सिग्मा है तो मेरे इतना हाइब्रिडाइजेशन है. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल करके फिर बताऊंगी कि हाइब्रिडाइजेशन हर एक
कार्बन की अलग से जज की जाती है। ऐसे नहीं कि सब कार्बन की सेम ही होगी, या अगर कोई एल्कीन है, मान लो ब्यूटीन है, पेंटीन है, तो उसमें ऐसा नहीं है सारे कार्बन की sp2 होगी, क्योंकि sp2 होती है वही एल्कीन की, ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बताऊंगी। तो पहले यहाँ देखो कि सिग्मा का ही, सिर्फ सिग्मा ही डिटरमिन कर रहा है उसकी शेप, बाकी क्या है, पाई है। पाई हम दूसरे कलर से प्रेजेंट कर देते हैं। इसमें पहले वाले में तो कोई पाई नहीं है, इसमें हमारे पास 2 पाई है, ठीक है। इसमें तो क्या कार्बन था, कार्बन का 1s2 2s2 2p2 कॉन्फ़िगरेशन थी, लेकिन इसने तो 4 बॉन्ड बनाने हैं, हमेशा ही 4 बनाता है, तो वो एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं लगती है 2s से 2p में इसको लाने के लिए जितनी इसको स्टेबिलिटी मिल जाती, राइट। तो ये s और 3p sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा, मतलब 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे इसके, जिसमें एक बड़ा लोब, छोटा लोब, बड़ा लोब, छोटा लोब, बड़ा लोब, छोटा लोब, बड़ा लोब, छोटा लोब, ठीक है। अब इनको हमने यहीं पर लगा देना है, ये बड़ा लोब, ये छोटा वाला, ये बड़ा लोब, ये ऐसे, फिर एक इस वाले कार्बन के साथ, और इसका भी एक इसके साथ, ये एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, ठीक है। ये इसकी कार्बन की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए अभी हमने, ठीक है। इसमें क्या है, 3 सिग्मा है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, और ये पाई, इस कार्बन के भी ये कॉमन है ना सिग्मा, 3 सिग्मा 1 पाई, तो 3 तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। दूसरे के भी 3 बन जाएंगे, 1 ये 2 और ये 3, ठीक है। इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन साइड में इसने कॉमन बना लिया, ठीक है। इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन इधर है और 1 और 2 इधर है, राइट। और एल्काइन में अब 2 ही सिग्मा है, ये बीच वाला और ये वाला, एक एक 2 सिग्मा, इसके भी ये कॉमन 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, तो इसके 2 सिग्मा है तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो एक ये बना लेगा इधर को और एक बना लेगा इधर को, वैसे ये वाला कार्बन एक बना लेगा इधर को और एक बना लेगा इधर को, ठीक है। ये सिग्मा वाले बन गए। अब हम बनाते हैं पाई वाले, ठीक है। पहले वाले में तो कोई पाई नहीं है, इसमें एक पाई बॉन्ड है जो हाइब्रिडाइज नहीं करेगा, और एज सच इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर इधर घूमते रहेंगे, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, ठीक है। पाई खुद वीक होता है, लेकिन देखो सिग्मा तो ऑलरेडी, यहाँ 1 सिग्मा ऑलरेडी था, यहाँ पर भी 1 सिग्मा ऑलरेडी था, इसमें तो एक एडिशनल बॉन्ड आ गया ना, तो 2 बॉन्ड आ गए, तो जैसे ना यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है, तो ऑब्वियसली एक बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, 2 को तोड़ना मुश्किल होगा, तो ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और इस एक्स्ट्रा अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों कार्बन अब क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ दूर दूर थे क्योंकि एक ही बॉन्ड था, अब एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया, एक्स्ट्रा अट्रैक्शन आ गया, तो वो थोड़े क्लोज हो जाएंगे और उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाए, क्योंकि बॉन्ड लेंथ हम लेते हैं कि अच्छा तुम्हारे सेंटर और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना, तो कम हो गया जी, क्योंकि और ज्यादा खिंच गए ये बॉन्ड, आपस में अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। और वहां पर 2 पाई है, तो मैंने कहा था 1 पाई को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो कि इस एक्सिस में है, और दूसरे पाई को आप दूसरी एक्सिस में ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है और ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। लेकिन सिग्मा तो एक ही बना है, पर 2 पाई है, तो सिग्मा तो एक ऑलरेडी यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, लेकिन इसके साथ 1 पाई और इसके साथ 2 पाई, और ज्यादा अट्रैक्शन हो गई, और ज्यादा क्लोज आ गए, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया बॉन्ड, और लेंथ हो गई कम, ठीक है। तो ये आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि सबके सब सिग्मा वाले पार्टिसिपेट करेंगे, इस वाले में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि
क्योंकि इसमें से सिर्फ ये सिग्मा थे, इनका एक पाई बॉन्ड था, तो सिग्मा ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेता है। तो एक एस और दो पी, इसी में से एक एस और दो पी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा। ये वाला अब नहीं लेगा, एक पी नहीं लेगा, ठीक है। वो पी क्या कर रहा है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है। तो एक एस और दो पी, ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। और इसमें दो ही है सिग्मा, एक इधर वाला और एक इधर वाला जो इसके साथ बना रहा है, दो तो पाई है। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इसीलिए एक एस और एक पी, ठीक है। इसमें से ये वाला भी नहीं करेगा, सिर्फ एक एस और एक पी करेगा एल्काइन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सी एच बॉन्ड। क्या है कि सबसे पहले सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, और हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3, इसकी sp2 और इसकी sp। अब जो मैं आपको बोल रही थी कि मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, वो ऐसे होता है कि अगर आपके पास ये है, मान लो ठीक है, ये एक कंपाउंड है। अब इसके हाइड्रोजन्स में ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। इधर एक हाइड्रोजन, इसने चार बना लिए हैं, इधर दो हाइड्रोजन, इसने भी दो हाइड्रोजन, इसमें तीन बना लिए हैं, एक हाइड्रोजन, और इसके पास दो है तो दो हाइड्रोजन। ऐसे वैलेंसी आपको पूरी करनी होती है, कार्बन हमेशा फोर बॉन्ड्स बनाता है। अभी लेट्स सी हर कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, ठीक है। तो पहले कार्बन हम इसको लेते हैं, काउंट करो कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हैं फर्स्ट कार्बन के साथ। दिस इज आवर फर्स्ट कार्बन, होप इट इज विजिबल टू एवरीबॉडी, ठीक है। मुझे +1 नॉन मेडिकल में लास्ट बेंच पे, मिडल रो लास्ट बेंच पे जो भी स्टूडेंट बैठी है वो मेरे को आंसर करेगी लास्ट बेंच पे। आई कैन नॉट सी योर फेसेस आर एक्चुअली नॉट विजिबल टू मी क्लियरली। मुझे नहीं पता कौन है, यू हैव टू कम और आप मुझे बताएंगे कि इस फर्स्ट कार्बन के पास कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है और क्या हाइब्रिडाइजेशन है। प्लीज कम फॉरवर्ड, मेक इट फास्ट बेटा। जितना आप जल्दी करेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस हम कवर कर पाएंगे। तो फटाफट आया करो, नहीं आता तब भी कोई बात नहीं। मैम फर्स्ट वाली कार्बन को ले दो पाई ने एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड। ओके, दो सिग्मा एंड दो पाई। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन देन? सिर्फ सिग्मा वाले हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो क्या बनेगी हाइब्रिडाइजेशन? नेम ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उसमें है? ऊपर तीन तरह की हाइब्रिडाइजेशन है, जस्ट टेल मी व्हाट काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डज इट एग्जिबिट? sp2। sp2 नहीं बेटा, दो है ना। देखो ऐसे कर लेना है कि ये जैसे ये सीक्वेंस रहती है हमारे पास ऑर्बिटल्स की, कि एस का एक ही होता है, पी के तीन होते हैं और डी के पांच होते हैं, ठीक है। तो अगर दो ही सिग्मा, मिनिमम दो सिग्मा हो सकते हैं, ठीक है, दो ही सिग्मा है तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तीन सिग्मा है तो sp3। आपको हर बार एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे भी कर सकते हो, पर हाँ यू शुड नो द कॉन्सेप्ट कि वो कह रहा है, ठीक है। अगर आपके पास चार सिग्मा है तो sp3, पांच सिग्मा है तो sp3d, छह सिग्मा है तो sp3d2। जो मैंने आपको VSEPR में टेबल में आपको बताया था ना, ये शेप, इन सब में क्या हो रहा है, एक एक बॉन्ड बढ़ रहा है बस। तो एक एक बॉन्ड के लिए उसको बस एक एक ऑर्बिटल और बढ़ाना है हाइब्रिडाइजेशन में। तो उस ऑर्बिटल को बढ़ाने की जो सीक्वेंस है बस यही रहती है, पहले एक एस, फिर तीन पी, और फिर उसके बाद पी जब खत्म हो जाता है तो लगता है डी, ठीक है। ये मैक्सिमम बॉन्ड्स बन सकते हैं, ठीक है बेटे, बैठो। अब मिडिल रो में फर्स्ट वाले जो भी फर्स्ट स्टूडेंट है, एक एक करके फटाफट से
पहला आएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, जितने भी यहाँ पर सारे कार्बन्स की बतानी है फटाफट। मिडिल रो सेम क्लास, फर्स्ट स्टूडेंट मिडिल रो में जो भी है फटाफट आओ। नंबर ऑफ सिग्मा पाई एंड हाइब्रिडाइजेशन बोलो बेटा, सेकंड कार्बन पे। कितने सिग्मा कितने पाई है देख। 2 सिग्मा एंड 2 पाई 2 पाई। क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगी? एसपी। एस पी। चलो बैठो, नेक्स्ट आओ फटाफट। थर्ड कार्बन के लिए कितने सिग्मा कितने पाई? 4 सिग्मा 4 सिग्मा। पाई कितने हैं? 0। 0। क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगी 4 सिग्मा के लिए? sp3 sp3। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट जल्दी आओ। अच्छा एक मिनट रुको, तुम्हारे लिए थोड़ा सा चेंज करती हूँ, ठीक है? पे बताओ कितने सिग्मा कितने पाई? 3 सिग्मा 1 पाई 3 सिग्मा 1 पाई। क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगी? sp2। वेरी गुड। सेट। नेक्स्ट स्टूडेंट जल्दी आओ। अच्छा जी, इसमें हम कौन से वाले पे थे? 5th पे। 2 सिग्मा 2 पाई। क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगी इसकी? sp। देखो अब तक तो कर लिया होगा ना, टाइम था तुम्हारे पास। एनीवेज, ये 6th वाला देखो, जल्दी से आओ। नेक्स्ट बच्चे, कितने सिग्मा कितने पाई? 10 सिग्मा 1 पाई। सही ला लो कैमरा नहीं। मेडिकल 2 मिनट रुक जाओ। अरे बहुत, मुझे नहीं सुनाई दिया बेटा। कितने सिग्मा क्या हाइब्रिडाइजेशन बोली थी? sp2 sp2। ओके बैठो। गुड। चलो अभी नेक्स्ट और क्वेश्चंस करते हैं। 11th मेडिकल, आई कांट सी यू। अपना कैमरा ऑन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखना पड़ेगा मुझे। What type of hybridization is present in carbon atoms in C6 allotrop? Allotropes पढ़े हैं अभी नहीं पढ़े हैं? वैसे मैं बता देती हूँ, अगर नहीं भी पढ़े इतना पता होना चाहिए। क्यों? देखो जो डायमंड होता है ना हमारे पास, डायमंड में ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है डायमंड में, ठीक है? सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डेड होते हैं बाकी कार्बन के साथ, पूरा रिजिड स्ट्रक्चर होता है इसका। इसीलिए डायमंड हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस भी है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सबके सब बॉन्डेड है, और इसीलिए ये इंसुलेटर भी होता है, ठीक है? इसीलिए ये इंसुलेटर होता है। लेकिन जो ग्रेफाइट है उसकी ऐसे हेक्सागोनल रिंग्स होती है जो आपस में स्लाइड कर सकती हैं, और इनके पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से जो ग्रेफाइट है वो
कंडक्टर होता है, सॉफ्ट लुब्रिकेंट क्योंकि स्लाइड कर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन है इसीलिए कंडक्टर होता है। तो एक्चुअली ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और सेम आपका फुलरीन के लिए भी है। फुलरीन में बकमिंस्टर फुलरीन, हम बकमिंस्टर फुलरीन एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने एक ऐसे बॉल जैसा डोम बनाया था, और वैसा सा ही स्ट्रक्चर फुलरीन का होता है जिसमें पेंटागनल और हेक्सागनल रिंग्स होती हैं। जैसे फुटबॉल में तो सारी एक जैसी होती है ना, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है लेकिन पेंटागनल और हेक्सागनल रिंग्स का। तो उसमें भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। दिस इज एनफ, इतना याद रख लोगे तो कि सिर्फ डायमंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इंसुलेटर है, लेकिन ग्रेफाइट और फुलरीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है। एंड उसके बाद ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज्यादा आते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखो, इट सेज BH4 नेगेटिव and NH4 positive hybrid is isostructural. Isostructural मतलब iso means सेम, और मतलब सेम स्ट्रक्चर है BH4 नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव का। तो BH4 नेगेटिव कैसे बनेगा? जब आपके पास BH3 में आप हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो हाइड्रोजन को अगर एक एक्स्ट्रा दे दोगे, दो इलेक्ट्रॉन जब उसके पास हो जाएंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब तक अपना है उसके पास तब तक तो कुछ नहीं, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, वो फ्री रेडिकल की तरह एक इलेक्ट्रॉन आप प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन जब नेगेटिव तब आया, एक नेगेटिव तब आया जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो। तो जब हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो H नेगेटिव बन जाएगा। और मैंने आपको पहले वाले भी जो क्वेश्चंस बताए थे वो मैंने बोरोन का खाली ऑर्बिटल आपको ऐसे बना के दिखाया था कि हाइड्रोजन के पास अब एक अपना और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इसको दे देगा खाली ऑर्बिटल में तो अब उस बोरोन के चार बॉन्ड बन जाएंगे। और जब कोई एलिमेंट चार बॉन्ड बनाता है तो वो टेट्राहेड्रल शेप बन जाती है। ठीक है। और अमोनिया, अमोनियम आयन का क्या है? अमोनिया होता है NH3 और साथ में होता है इसका लोन पेयर। मैंने आपको बोला ये बहुत पॉपुलर वाले कंपाउंड है, मीथेन अमोनिया वाटर, टेट्राहेड्रल वाली लाइन में जो तीन थे उनका तो आप एंगल भी याद कर सकते हो। अमोनिया आपको बहुत बार मिलेगा, इक्विलिब्रियम चैप्टर में मिलेगा, वेबर प्रोसेस के नाम से मिलेगा, पी ब्लॉक में मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसका याद रख लेना। अमोनिया ऐसा दिखता है और ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और H एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी अगर चला जाए तो वो H पॉजिटिव बन जाता है, कुछ नहीं है अब H पॉजिटिव के पास। अगर इसको बॉन्ड बनाना है तो नाइट्रोजन को ही अपने लोन पेयर को इसको देना पड़ेगा। एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, उसके पास है ही नहीं, इसके पास दो पड़े हैं। शेयरिंग है ये, पर बोलते हैं डोनेट करना, पर है ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड का टाइप बेस्ड ऑन शेयरिंग, पर दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के एक ही एटम से आते हैं, इस तरह के बॉन्ड। लेकिन बॉन्ड तो बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। एनसीईआरटी में कहीं भी आपको एरो के फॉर्म में इसको नहीं दिखाया जाएगा, वो इसको कोवलेंट बॉन्ड ही मानते हैं तो वो उसको एरो नहीं बनाएगा, नॉर्मल लाइन लगाएगा। ठीक है। अब इसने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया, ये दोनों हो गए आइसो स्ट्रक्चरल, ये लेके हो गया और ये अपना लोन पेयर देने पे हो गया। ठीक है। इन केस आपको जैसे पीछे क्वेश्चन हमने किया था कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज आएगा, तो इसमें अगर वो पूछ लिया तो देखो, इसके पहले तीन बॉन्ड थे, तीन सिग्मा बॉन्ड अभी हमने किया, वो sp2 होता है। लेकिन अब तो चार बन गए ना, तो चार बनने पे वो sp3 हो जाएगा। इसका क्या था? तीन सिग्मा थे लेकिन एक लोन पेयर था। तो अभी तक तो हम कर रहे थे कार्बन का कंपाउंड, अब कार्बन के पास लोन पेयर की चीज नहीं आएगी। आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है, मुझे लगता है वी हैव डिस्कनेक्टेड, इज इट?
ओके, तो हम कर रहे थे, मैं रिपीट कर रही हूँ इसको, ठीक है, कि बोरोन के पास ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स उसने ऑलरेडी बनाए हुए थे, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, एक H ने बना दिया तो एक बॉन्ड बढ़ गया और sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, ठीक है। लेकिन जो अमोनिया है, अमोनिया में 3 बॉन्ड्स हैं, एक लोन पेयर है, लोन पेयर ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट होता है, ठीक है। मैं कह रही थी कि कार्बन जो है, हमने अभी पिछले कार्बन के किए, तो कार्बन में तो पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं होता है, लेकिन लोन पेयर तो होता है ना, तो वो ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन में था, ये ऑलरेडी sp3 हाइब्रिडाइज था, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या है, उसके पास पहले तो कुछ भी नहीं था, वो अकेला एटम है। आप हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम की देखोगे, कंपाउंड में, अकेले आयन की नहीं देखोगे। यहाँ पर इसका या इसका नहीं हम बात कर रहे, हम इस सेंट्रल कंपाउंड की बात कर रहे हैं, जिसमें सेंट्रल एटम है, जो लोन पेयर ले रहा है, मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है या अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये ऑलरेडी दे चुका है, ऑलरेडी sp3 था, चाहे वो लोन पेयर के फॉर्म में हो, चाहे वो बॉन्ड बना ले, हाइब्रिडाइजेशन उसकी सेम ही रहे। तो चाहे इस क्वेश्चन में वो नहीं पूछा हुआ है, पर आपको ये बताना है कि आप, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कब चेंज होती है हाइब्रिडाइजेशन, कब नहीं होती है, ठीक है। तो याद तक करो, दूसरे सेक्शन में तो ज्वाइन नहीं किया है, तो फिर नेक्स्ट उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे आप, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।